जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट 2023 के लिए फिजिक्स। तो फिजिक्स की पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था जड़त्व आघूर्ण के बाद पढ़ा था अपन ने बल आघूर्ण। ठीक है, तो उससे पहले अपने जो भी चल रहा था वो सब कुछ चल रहा था जड़त्व आघूर्ण। मोस्टली अपने अधिकतर टाइम उसी में लगा। बल आघूर्ण का टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। कल जो पढ़ा वो था बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। आज पढ़ेंगे किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में बल आघूर्ण। ठीक है, टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू ए एक्सिस। समझ गए? कहां से स्टार्ट किया था अपन ने? सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट किया था। सेंटर ऑफ मास के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर उसके बाद अपन ने पूरा टाइम इन्वेस्ट किया था जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अब बात आती है अगला टॉपिक बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण में भी अपन ने बिंदु के सापेक्ष किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे बल आघूर्ण किसी अक्ष के सापेक्ष, किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई है थ्योरी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। और इस कोई बड़ी बात भी नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल बहुत बेसिक से जिसे समझाऊंगा मैं आपको। इसको समझ गए तो बस बात क्लियर है, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब देखो, अक्ष के सापेक्ष बल का बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस। यानी कि अभी तक जो अपन ने बात की थी टॉर्क की, बल आघूर्ण, वो बिंदु के सापेक्ष था। ये बिंदु है, इसके सापेक्ष किसी कोई द्रव्यमान है, उस पर बल लग रहा है, तो बल आघूर्ण बताओ वगैरह वगैरह चीजें, वो बिंदु के सापेक्ष था विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट। अब बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस। विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस किसी अक्ष के सापेक्ष। अक्ष के सापेक्ष यानी कि जैसे कि अपने गेट है, ठीक है, जो अपना गेट होता है वो ऐसे ही घूमता है भाई। ठीक है, अगर ये मान लो ये अक्ष है, ठीक है, गेट जहाँ पे लगा होता है अपना जो, ठीक है, और फिर ऐसे घुमाते हैं गेट को, ऐसे घूमता है गेट। ठीक है, ऐसे होता है भाई, खुलना फिर बंद करना, खुलना बंद करना, ऐसे करते हैं। ठीक है, यही चीज अपन समझेंगे। अपन पूरा का पूरा गेट का एग्जाम्पल लेके ही सब कुछ इन दोनों पॉइंटों को पढ़ने वाले हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। बल की क्रिया रेखा मतलब क्या है? यानी फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स यहां लगाया, तो यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन यानी कि बल जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट इस एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं करता, कट नहीं करता। नहीं भाई, ये अगर फॉर एग्जांपल अगर बल यहां लग रहा है तो बल की क्रिया रेखा ये होगी, इस लाइन में जो क्रिया लाइन है वो क्या होगी? पूरी बल की क्रिया रेखा। फॉर एग्जाम्पल फोर्स जैसे कि यहां लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो वो पूरी एक लाइन क्या हो जाएगी? बल की क्रिया रेखा। ठीक है, समझ गए? उस फोर्स की है लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए, तो यदि किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो उस बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य होगा। क्या रहा है कि यदि किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो उस बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य होगा। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक्सिस है, ये क्या गेट समझ लो। अब कोई फोर्स लग रहा है, वो लग कैसे रहा है? ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या कर रहा है? ये जो एक्सिस है उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि जो एक्सिस है इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है, काट रहा है। तो यानी कि इस फोर्स का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, कोई भी बल आघूर्ण नहीं आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, शून्य। क्यों? अब फॉर एग्जांपल आप खुद ही देख लो, भाई जो गेट जहां पे लगा होता है वहीं पे आप वहीं से खींचोगे तो क्या गेट खुलेगा बंद होगा? क्या नहीं होगा ना, यहां से तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा ऐसे दूर से ऐसे खींचू या धक्का दूं तो ये घूमता है गेट। लेकिन अगर यहाँ पे आप बल लगाओ नहीं घुमा पाओगे, समझ गए? क्योंकि बल आघूर्ण आएगा नहीं, क्योंकि बल की क्रिया रेखा इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, इसको कट कर रही है। ठीक, चलिए, तो क्या होगा? दी गई अक्ष के सापेक्ष बल का बल आघूर्ण शून्य होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है, यदि कोई बल अक्ष के समांतर हो तो बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य होगा। अब जैसे कि इसी केस में देख लो, अब ये गेट ऐसे है, अब मैं कोई फोर्स ऐसे लगाओ, ऐसे, तो ऐसे क्या लगाओगे तो क्या गेट को घुमा सकते हो? ऐसे आपको गेट को ऐसे ऐसे घुमाना है तो क्या ऐसे कोई बल लगाओ, फोर्स लगाओ जो इसके समांतर हो, इस वाली एक्सिस के, इसके पैरेलल हो, तो क्या इस गेट को घुमा पाओगे? नहीं घुमा पाओगे, नहीं घुमा पाओगे, होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि साफ बात है, यदि कोई बल अक्ष के समांतर हो तो बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य होगा। अब देखो ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को समझो फिर से। दोनों पॉइंट को ये डायग्राम बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई ये क्या है? एक्सिस ए बी। ठीक है,
अब इसमें एक फोर्स लग रहा है F3 इस साइड लग रहा है, F1 इस साइड लग रहा है, F2 इस साइड, तो तीनों फोर्सों को देखोगे ना, इन तीनों को, ठीक है, इन सभी को देखोगे तो ये देखो पीछे ये क्या कर रहा है, इसकी जो क्रिया रेखा है वो इस अक्ष को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसको आप पीछे बढ़ाओ तो इसकी क्रिया रेखा इस अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, और इसको आप आगे लेके जाओ तो इसकी क्रिया रेखा भी इस अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए पॉइंट वन को कौन सा डायग्राम डिफाइन रही है, यानी कि टाउ क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए बी क्या होगा, 0 फॉर ऑल, यानी कि यदि वो F1 के लिए देखो तो भी होगा, F2 के लिए देखो तो भी होगा, और F3 के लिए देखो तो भी होगा, ठीक है। यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू इस ए बी एक्सेस के सापेक्ष, इस ए बी एक्सेस के सापेक्ष बल F1 कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो क्या इसको ये घुमा पाएगा कहीं से, बल F2 ऐसे लग रहा है, ये भी नहीं घुमा पाएगा, बल F3 ऐसे लग रहा है, ये भी नहीं घुमा पाएगा, कोई नहीं घुमा पाएगा इसको, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि टाउ ए बी F1 F2 F3 क्या होगा, 0 होगा, कारण ये वाला पहले वाले पॉइंट को ये डिफाइन कर रहा है, ठीक। अब देखो, यदि कोई बल अक्ष के समांतर हो तो बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य होगा, यानी कि यदि कोई फोर्स है वो क्या है, जो एक्सिस है उसके क्या है, पैरेलल में हो, समांतर हो, तो उस फोर्स का जो दी गई एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में टॉर्क क्या होगा, शून्य होगा। भाई यही ना, सिंपल सी बात है, ये है एक्सिस। अब कोई फोर्स मैं यहाँ पे लगाऊं पास में, तो क्या ये इस एक्सिस को घुमा पाएगा, या फिर यहाँ कोई वस्तु इसको घुमा पाएगा, नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि तो पैरेलल निकल रहा है, ये ऐसे पैरेलल नीचे निकल रहा है, ये पैरेलल इस साइड से निकल रहा है, भाई कहीं से भी निकलो, इस साइड निकलो, इस साइड निकलो, ठीक है। समांतर होगा, पैरेलल होगा तो उसके कारण कोई भी बल आघूर्ण नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको विद एग्जांपल में आपको बताऊंगा, ठीक है। टाउ ए बी बराबर 0 होगा, ऑल फोर्स, सारे फोर्स ले लो, ठीक है। किसके लिए, F1 F2 F3, तीनों ही केस में क्या होगा, टाउ ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। टाउ ए बी यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ए बी एक्सिस, समझ गए, विद रिस्पेक्ट टू ए बी एक्सिस। कहने का मतलब आपको बात क्लियर होनी चाहिए, मैंने क्या लिखा है, यदि कोई बल अक्ष के समांतर हो तो बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य, दी गई मतलब ए बी दी गई अपने को, और ये कोई फोर्स लग रहा है F1, तो इसके रेस्पेक्ट में बल आघूर्ण शून्य। लेकिन कोई दूसरी एक्सिस है, कोई ऐसे एक्सिस है माना, और ये कोई F1 तो ये तो इसको घुमाएगा, तो घुमाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सभी एक्स के सापेक्ष शून्य होगा, नहीं, सिर्फ तो जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं, जिसके समांतर है, जिसके पैरेलल में है, उसके सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य होगा, समझ गए। यानी कि भाई ये ए बी है, ये कोई फोर्स लग रहा है F1 ऐसे, तो ये क्या है, इसके ए बी के फोर्स पैरेलल है, तो इसके कारण इस पे जो टॉर्क है वो 0 आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। लेकिन यही कोई एक्सिस ऐसे होती, मान लो एक एक्सिस ऐसे है, फिर F1 ऐसे लगता, तो ये F1 इसको घुमाता, तो F1 इसको घुमाता, ठीक है, समझ गए, बात क्लियर। हाँ, तो विद रेस्पेक्ट टू ए बी ये क्या है, F3 F1 और F2 इन सभी का क्या होगा, टॉर्क 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप समझ गए, बात क्लियर। अब देखो कुछ एग्जांपल द्वारा मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल ये ले लो, गेट ऐसे होता है, ये गेट का एक सिरा होता है, फिर यहाँ पे ऐसे गेट लगा होता है कुछ ऐसे पॉइंट देके, ताकि ये गेट आसानी से घूम पाए। अब देखो, अब ये गेट मान लो ऐसे है, ठीक है। अब ये क्या है, गेट वाली एक्सेस है, ये क्या है, ये गेट की एक्सेस है, जो गेट आपका दरवाजा होता है उसकी एक्सेस है, ठीक। तो अब ये पहले पॉइंट समझिए, यदि किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, तो यानी कि आप कोई ऐसा फोर्स लगाओ, ऐसा फोर्स लगाओ जो उसकी एक्सेस को प्रतिच्छेद करे, अक्ष को क्या करे, कट करे। यानी कि अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, यहाँ पे धक्का दोगे इस एक्सेस पे कहीं पर भी, ठीक है, तो क्या दरवाजा खुलेगा या बंद होगा, कुछ मूव करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लगाओ, जैसे गेट इस साइड है, आप इस साइड से लगा लो, ऐसे 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 फोर्स लगाओ, तो साफ बात है तो भी ये नहीं मूव करेगा, क्योंकि जब आप फोर्स लगा रहे, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देगा, क्रिया रेखा क्या करेगी, इसको काट रही है। फोर्स आप ऐसे लगाओगे तो फोर्स की क्रिया रेखा ऐसे आएगी, तो उसको काटेगी, यानी जब भी प्रतिशत करेगी तो कोई भी ये मूव नहीं करेगा, गेट मूव नहीं करेगा। अब दूसरा केस, यदि आप फोर्स को कैसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे बल लगाओ, यानी कि आप गेट को यदि ऐसे नीचे से, भाई नीचे से समझ लो, नीचे अंगुली डाल के ऊपर धक्का दे रहे हो, ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या गेट घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, क्यों, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो क्या है, इस एक्सिस के पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल समांतर है, तो उस केस में भी क्या होगा, बल आघूर्ण नहीं आएगा। आएगा कब, जब आप ऐसे खींचते हो, ऐसे ऐसे खींचो, तब जाके बल आघूर्ण आता है। अब क्लियर।
ठीक है, तो चलिए एक पॉइंट और पढ़ते हैं, तीसरा वाला पॉइंट, ठीक है, उससे फिर सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, अब पॉइंट नंबर तीसरा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उसके बाद ये थ्योरी खत्म हो जाएगी। क्या कह रहा है कि यदि किसी बल की क्रिया रेखा दी गई अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती, कहने का मतलब ये कि यदि कोई फोर्स है जो आपको जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है, उसको प्रतिच्छेद नहीं करता, उसको कट नहीं करता, ठीक है, तो उस बल को विभिन्न घटकों में तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, उस फोर्स को कि अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट निकाल सकते हो कि भी एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या है, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट क्या है, वो कंपोनेंट निकालेंगे। समझ गए, यानी भाई कोई फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो उसके बाद एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वाई निकालेंगे, ठीक है, अगर कोई ऐसे भी है तो जेड भी निकल जाएगा, ठीक है, तो उसको अपन घटकों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जिन घटकों की क्रिया रेखा अक्ष के समांतर हो तथा अक्ष को प्रतिच्छेद करे तो उन घटकों के कारण बल आघूर्ण शून्य होगा। तो यानी कि उसको अपन क्या करेंगे, जब अपन घटकों में तोड़ेंगे, कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, तो जो कंपोनेंट फोर्स का जो कंपोनेंट या बल का जो घटक उसकी अक्ष को प्रतिच्छेद करे, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, या फिर अक्ष के क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा, टॉर्क क्या होगा, शून्य, जीरो, ठीक। तथा जो घटक अक्ष के लंबवत हो, जो घटक अक्ष के लंबवत हो तथा प्रतिच्छेद भी नहीं करे, यानी कि कोई ऐसा घटक, ऐसा कंपोनेंट जो इस एक्सिस, मान लीजिए ये एक्सिस, ये गेट, ठीक है, उसके लंबवत हो, ठीक है, और इस एक्सिस को प्रतिच्छेद भी नहीं करे, कट भी नहीं करे, तो कहीं ना कहीं यहां घटक होगा, उसके लंबवत होगा, ठीक है, तो उस घटक के कारण बल आघूर्ण क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू एफ, इसका मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर, ठीक है, एफ लंबवत, आर लंबवत, इस सिंबल का मतलब है परपेंडिकुलर, लंबवत, ठीक है, तो एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर, ठीक है, एफ लंबवत, आर लंबवत, तो यानी कि एफ क्या है, बल का अक्ष के लंबवत वाला घटक, बल का एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ठीक है, फोर्स का एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, ठीक, और बल की क्रिया रेखा व अक्ष के मध्य दूरी, आर क्या है, बल की क्रिया रेखा व अक्ष के मध्य दूरी। अब फॉर एग्जांपल ये समझ लो, आपको समझाता हूं, ये क्या अक्ष है, ये कोई गेट लगा हुआ है जिसको हमें ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाना है, तो यानी कि ये कोई पेन क्या है, समझना सारी चीजें, सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं इसमें, ठीक है, सब कुछ समझा दूंगा। ये समझो ये गेट है, ये पूरा गेट है, ठीक है, और ये गेट वाली एक्सेस है जहां पे गेट लगा होता है, ये होगी एक्सेस, ये कोई वस्तु है यानी कि गेट है। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था कि यदि कोई फोर्स ऐसा लगा, अगर मैं फोर्स ऐसे करूंगा अप्लाई तो क्या इसको घुमाएगा, नहीं, यदि मैं फोर्स ऐसे करूंगा अप्लाई, ठीक है, तो क्या ये घुमाएगा, इसको नहीं घुमाएगा। रीजन क्या है, दोनों केस में रीजन क्या है, अगर मैं ऐसे फोर्स कर रहा हूं अप्लाई तो भी ये क्या है, एक्सेस को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्सेस को काट रहा है, कट कर रहा है, और ऐसे फोर्स अप्लाई तो भी एक्सेस को कट कर रहा है। देखो इस फोर्स को यदि आगे बढ़ाओगे, इसको क्रिया रेखा को आगे बढ़ाओगे तो एक्सेस को प्रतिच्छेद करेगा, तो दोनों ही केस में ऐसे लगाओ फोर्स, यहां लगाओ तो भी नहीं घूम रहा है ये देखो, और यहां लगाओ तो भी ये नहीं घूम रहा है। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या करें, यदि पैरेलल हो तो यानी कि यदि आप इसको ऐसे फोर्स लगाओ तो ये घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, अपने को तो ऐसे ऐसे घुमाना, ठीक है, ऐसे ऐसे गेट, ऐसे ऐसे बोलते गेट, ऐसे थोड़ी क्या होता है, ठीक है, अपन अगर ऐसा कोई गेट है भी तो उस गेट की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है, अपन नॉर्मली इस गेट की बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे अपन जो नॉर्मल गेट को घुमाते हैं वो, ठीक है, और अपने अक्ष है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घुमाना है, तो यानी कि ऐसे फोर्स लगाओगे तो भी गेट को घुमा नहीं पाएगा, ठीक है, तो यानी जो पैरेलल होगा फोर्स कहीं पर भी लगाओ, यहाँ 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 यहाँ, जो भी पैरेलल कंपोनेंट होगा फोर्स का, ठीक है, या पैरेलल फोर्स होगा वो उसको नहीं घुमा पाएगा, ठीक, तो घुमाएगा कौन, घुमाएगा ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो कि एक्सिस को प्रतिच्छेद भी ना करे, एक्सिस को कट भी नहीं करे, नहीं, कहने का मतलब यही है, तीसरा पॉइंट यही कह रहा है, यदि कोई फोर्स है, ठीक है, जो अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी कट नहीं कर रहा, तो यहां से पास हो रहा, नहीं ऐसे, अगर ऐसा है, मान लो ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा है, तो अपन क्या करेंगे, इसके दो घटक निकालेंगे, दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक तो ऐसा लंबवत वाला, एक आ जाएगा इस साइड वाला, तो इस साइड वाला तो क्या करेगा, इसको प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है, और इस साइड वाला ना ही तो इसके पैरेलल होगा और ना ही इसको क्या करेगा, कट करेगा, तो वो क्या करेगा, इसको घुमाएगा, समझ गए, तो यानी कि कौन कौन सा घटक जो प्रतिच्छेद करे, कट करे, एक तो वो, और दूसरा जो पैरेलल हो एक्सिस के
दोनों ही के कारण बल लागू कभी भी नहीं आएगा, हमेशा शून्य नहीं आएगा। ठीक है, दोनों केस, यदि कोई भी फोर्स एक्सेस को प्रतिशत कर दे, कट कर दे, या फिर एक्सेस के पैरेलल हो, उन दोनों के कारण ही टॉर्क बल लागू क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ गए? तो टॉर्क देगा कौन? टॉर्क ओनली फॉर ऐसा फोर्स जो कि इस एक्सेस के क्या हो, लंबवत हो। अब एक्सेस ऐसे है, फोर्स ऐसे लगना चाहिए, एक्सेस के लंबवत हो और इस एक्सेस को प्रतिशत भी नहीं करे, इसको कट भी नहीं करे। अब जैसे ये है, ये वाला फोर्स है, ये इसके लंबवत तो है, परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इसको प्रतिशत कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये काम नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आप यहां लेके आए तो ये इसके लंबवत भी हो गया, ठीक है, और इसको कट भी नहीं कर रहा, तो अब ये बलागुण देगा। ठीक है, थोड़ा और लाओगे तो ये बलागुण और आएगा, तो यहां से और इजीली घुमा पाओगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यही है, टाउ इज इक्वल टू एफ लंबवत इंटू आर लंबवत, एफ लंबवत इंटू आर लंबवत। यानी कहने का मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा, टाउ, देखिए फोर्स एफ जो लगा रहे हैं वो, और आर डिस्टेंस ये, फोर्स और इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस ये वाली आर, जहां पर भी अगर यहां लगा रहे हो तो ये वाली आर। ठीक है, बात क्लियर? तो यानी कि अगर कोई गेट ऐसे है, सिंपल सी बात है, ये समझ लो, हाँ ठीक है, तो यदि कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे है, वही इस गेट को घुमा पाएगा। ठीक है, तो अपने को हमेशा देखना है कि टॉर्क कितना लग रहा है वो, तो जो फोर्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इस एक्सेस के परपेंडिकुलर। तो एक्सेस कैसे, ऐसे, ये वाली एक्सेस है, फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऐसे, फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, यानी कि अगर ये फोर्स यहां लगता तो ये एक्सेस को प्रतिशत कर देता, कट कर देता, टॉर्क जीरो आता। लेकिन जैसे यहां आ गया तो कुछ ना कुछ आर आ गया, कुछ ना कुछ आर की वैल्यू आ गई, तो यानी कि टॉर्क आएगा। फिर टॉर्क आते ऐसे, जितना ज्यादा दूर से आप ऐसे ऐसे करोगे तो उतना ज्यादा आसानी से आप इसको, टॉर्क बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ रही है। समझ गए? आर की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? यानी कि जो टाउ है उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ लंबवत और आर लंबवत। तो एफ लंबवत ये और आर लंबवत, यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर यहां पे है तो ये वाली पूरी आर। ठीक है, बात क्लियर? अब यहां से आपको एक बात मालूम पड़ रही है कि सेम फोर्स, यदि सेम फोर्स के लिए यदि आर कम हो तो टॉर्क कम है, आर ज्यादा हो तो टॉर्क ज्यादा होता है। इसीलिए अपने जो दरवाजे होते हैं ना, अपने जो दरवाजों में हैंडल यहां पे क्यों नहीं लगाते एक्स के पास में? क्योंकि पास में लगाओगे तो जो आर की वैल्यू है वो क्या आएगी, कम आएगी, तो वो टाउ मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। समझ गए? लेकिन अपन हैंडल कहां लगाते हैं, किनारों पे लगाते हैं। क्यों? किनारों पे लगाने का कारण ये कि आप खींचोगे ना ऐसे ऐसे, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, मैक्सिमम बल लागू। ठीक है, ऐसा कैसा, मतलब लैब स्टैंड में बिल्कुल ऐसा कैसा एग्जैक्ट सवाल पूछ लिया था। ठीक है, ऐसा कैसा बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल आपको पूछ लिया गया था, लैब स्टैंड में पूछा भी हुआ है। ठीक है, मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगा आपको इस चैप्टर के, ठीक है, लास्ट में, तो उसमें ये सवाल आएगा। ठीक है, तो यदि आर ज्यादा होगा तो साफ बात है टाउ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपन हैंडल यहां क्यों लगा, ताकि को मैक्सिमम टॉर्क मिले, यानी कि भाई जोर तो मेरे को इतना ही लगाना पड़े लेकिन दरवाजा आसानी से खुल जाए। समझ गए? जोर तो मेरे को इतने ही जोर में दरवाजा आसानी से खुल जाए, यानी कि अपने को क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क। तो यहां लगाओगे तो टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, फोर्स उतना ही लगा रहे हो, लेकिन आर बढ़ रहा है इसलिए टाउ बढ़ रहा है। समझ गए? तो दोनों ही बातें क्लियर होगी, एफ लंबवत आर लंबवत। तो अक्ष के रेस्पेक्ट में हमेशा एफ का कौन सा वाला लोग कॉम्पोनेंट, लंबवत घटक, कौन सा, लंबवत वाला घटक, और ये आर भी क्या है, इस वाली एक्सेस, और जहां फोर्स लग रहा है उन दोनों पॉइंट के बीच की लंबवत दूरी। समझ गए? दोनों पॉइंट के बीच की क्या है, लंबवत दूरी। ठीक है ना? हाँ, ये बात क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों ही पॉइंट क्लियर हो गया। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो बस अब टॉर्क खत्म हो गया। ठीक है, टॉर्क में कुछ ऐसी कोई बात स्पेशल रही नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब करते हैं अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। चलिए, अब देखो बोर्ड पे आपके सामने बहुत ही धांसू और शानदार वाला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको अच्छे से रीड करो। देखो, एक्स अक्ष तथा जेड अक्ष क्षैतिज तल में है तथा वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। ये कह रहा है ये भी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एंड जेड अक्ष ये बाहर निकली हुई है। ठीक है, एक्स अक्ष तथा जेड अक्ष क्षैतिज तल, यानी कि एक्स, भाई एक्स और जेड मिलकर क्या बना रहा है, क्षैतिज तल का निर्माण कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये है, ये देखोगे इसके, तो ये बन गई एक्स एक्सिस, ये बन गई एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस बाहर निकली, तो वाई क्या ऊपर की ओर है। ये किसका निर्माण करे, क्षैतिज तल का। ये जमीन है, यानी कि जमीन पे देख लो, एक वाली एक्सिस एक्स मान लो, एक वाली जेड मान लो, ऊपर वाली क्या हो जाएगी वाई। तो ये एक क्षैतिज तल बना, क्योंकि जेड कैसे बाहर निकली हुई है ना, ऐसे ऐसे, ये एक्स होता है, ये जेड होता है, तो ये वाला तल
क्षैतिज तल है, ठीक है, और वाई क्या है, ऊपर की ओर है। तो एक पार्टिकल है उसको क्या किया जाता है, एक्स वाई तल में, इस तल में, इस फ्रेम में ऊपर की ओर इस थीटा कोण से फेंका जाता है, थीटा एंगल से, एक्स के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल से क्या किया जाता है, फेंका जाता है, ठीक है। अब t समय पश्चात प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल का बल आघूर्ण क्या है, यानी कि आपको पता है जब ये पार्टिकल मूव करेगा, ऐसे फेंकोगे तो ये पता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है, इसमें ये इस प्रकार की होती है गति, ठीक है, तो यानी कि ऐसे फेंकोगे, ऐसे आके ऐसे गिरेगा, कहीं पे भी गिरो, अपने उससे मतलब नहीं, ये पूछ रहा है सिर्फ कि भाई t समय पश्चात प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल का बल आघूर्ण ज्ञात करो, प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल का बल आघूर्ण ज्ञात करो, यानी कि आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, t समय पश्चात प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले बात करते हैं किसके सापेक्ष, टाउ एक्स एक्सिस, ठीक है, टाउ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक। तो अब आप देखोगे ये पार्टिकल कहीं पर भी इस एक्स वाई तल में ऊपर ऐसे होगा तो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगेगा, नीचे लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है, हमेशा वो कहां लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे। तो हमेशा आप देखोगे तो क्या होगा, mg कैसे आएगा, नीचे आएगा, mg कैसा आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो टाउ एक्स जीरो, जीरो क्यों होगा, क्योंकि आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है, तो इस बल का इस एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में बल आघूर्ण क्या आएगा, जीरो, टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, यानी कि टाउ एक्स इज इक्वल टू जीरो, रीजन चूंकि mg, mg यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स, mg एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही करेगा भाई, फोर्स नीचे लग रहा है तो हमेशा वो एक्स अक्ष को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, कट करेगा, सो इसलिए टाउ एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। अब टाउ वाई, वाई वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो पहले तो एक्स एक्सिस ऐसी थी, एक्स वाली ये, वाई वाली ये, अब देखो फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो अब ये फोर्स देखोगे तो इस वाई के रेस्पेक्ट में क्या है, समांतर है, पैरेलल है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, जीरो आएगा, रीजन चूंकि mg वाई अक्ष के समांतर है, यानी कि पैरेलल है, तो यानी कि कोई ऐसे फोर्स जो एक्सिस को कट करे या फिर एक्सिस के पैरेलल हो, समांतर हो, उन दोनों के कारण ही टॉर्क या बल आघूर्ण जीरो होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जेड के कारण कितना होगा, टाउ जेड, तो जेड के कारण देखिए, तो जेड के कारण देखो, तो जेड वाली एक्सिस कौन सी वाली, ये वाली एक्सिस, ये वाली जेड है, तो अब देखो ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, mg का लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये mg इस जेड के क्या है, लंबवत है, जेड वाली एक्सिस के क्या लंबवत, क्योंकि जेड वाली एक्सिस ये समझ लो भाई, ऐसे आप एक्सिस को कहीं भी ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे एक्स वाले एक्सिस को कहीं भी ऐसे ऊपर से मान सकते हो, वाई वाले को कहीं भी ऐसे मान सकते हो, समझ गए, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, ये भी वाई, ये भी वाई, वाई 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 वाई, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स 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 पैरेलल में, अगर ये जेड है तो ये भी जेड जेड जेड, अगर मान लो ये जेड है, समझ लो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या लंबवत है, ये क्या है, लंबवत है, ठीक। तो अब देखो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप सर इस पॉइंट पे मान के मैं तो ये इसको बल को कैंसिल कर रहा है, क्या प्रतिशत कर रहा है तो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है, समझाने के लिए कि भाई ये जेड है तो आप क्या मान सकते हो कि ये क्या इसके लंबवत हो जाए, mg क्या हो जाएगा, लंबवत, ये सीन बन रहा है भाई, ये जेड, जेड एक्स वाली एक्सिस और mg फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे लग रहा है, साफ बात है, ये mg आप देखोगे तो इसके क्या है, इस जो जेड एक्सिस है इसके क्या लंबवत लग रहा है, जेड एक्सिस से क्या लग रहा है, लंबवत लग रहा है, ठीक, बात क्लियर। तो साफ बात है कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा वैल्यू टाउ, ठीक है, तो मैंने माना कि वो वैल्यू क्या आएगा, तो उसके लिए मेरे को
क्या चाहिए, फोर्स इंटू लंबवत दूरी, फोर्स इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, अब चलिए इसको मैं थोड़ा अलग से करवाता हूं, इसको मिटा देते हैं, एक्स एंड वाई वाले मिटा देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ये लैंग्वेज आप लिख लेना। अब देखो, तो टाउ जो जेड के कारण है वेक्टर में, वो कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली, आर क्रॉस एफ, ये होता है आर क्रॉस एफ। अब देखो एफ क्या होगा, एफ देखोगे तो एम जी लग रहा है, और कहां लग रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी। ठीक है, एम जी एक्चुअली एम क्या है, जो अपन पार्टिकल भेज रहे हैं कण, उसका द्रव्यमान, ध्यान रखना। एम क्या है, जो पार्टिकल यहां से भेज रहे हैं, जो फेंक रहे हैं, उसका क्या द्रव्यमान, मास। तो एम जी, और कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि माइनस जे। ठीक है, ये तो हो जाएगा एफ। अब आपको निकालना आर, आर क्या होगा, विस्थापन। ठीक है, यानी कि एम जी जहां लगेगा उस पॉइंट, यानी कि मतलब टी समय में वो कितना दूरी तय करेगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि टी समय में आपने इसको यू एंगल से फेंका है, तो टी समय में कितनी दूरी तय करेगा। तो अब देखो, अपने को दूरी कौन सी वाली चाहिए, ये वाली, एक्स वाली। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इसके दो घटक होंगे, अगर इसको आप देखोगे तो इसके दो घटक होते हैं, एक तो यू कॉस थीटा, दूसरा होता है यू साइन थीटा। ठीक है, पास वाला घटक कॉस थीटा, दूर वाला घटक साइन थीटा। तो यू साइन थीटा घटक क्या करेगा, इसको ऊपर लेके जाएगा, यू साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो इसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, जबकि यू कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट वो क्या करेगा, इस साइड लेके जाएगा, वो लेके जाएगा इस साइड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अब इस केस में यू कॉस थीटा आपका क्या हो गया, वेग हो गया, जो वेलोसिटी हो गया यू कॉस थीटा। तो टी समय में कितनी दूरी तय करेगा, कितना विस्थापन हो जाएगा, टी इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। समझ गए, यू कॉस थीटा वेलोसिटी इंटू टी समय में, तो इस साइड कुछ दूरी तय कर लेगा। ठीक है, और चूंकि इस साइड दूरी तय कर रहा है तो क्या आ जाएगा, आई कैप। ठीक है, क्या जाएगा, आई कैप। ठीक है, अब देखो, अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा केस क्या बन गया, ये वाली कोई एक्स एक्सिस है, सॉरी जेड एक्सिस है, जो बाहर निकली हुई, जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, और ये है आर वेक्टर। ठीक है, और ये लग रहा है फोर्स एम जी एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ करना है एक्चुअली। ठीक है, ये एक्सिस है। ठीक है, ये आर एफ नीचे लग रहा है। ठीक है, आर क्रॉस एफ नीचे लग रहा है। तो वैसे भी आपको पता है कि आर इंटू एफ का गुणा करके आप डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो, माइनस क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो इस फॉर्मूले से करते हैं, तो क्या आएगा। ये सवाल मतलब बहुत अच्छे लेवल के, ये सवाल सीख गए ना, उसके बाद लेब स्ट्रेन आपको इससे बड़ा लेवल पूछेगा ही नहीं, सब बात है। ठीक है, हाँ, ये सवाल मैं आपको एक पीक लेवल पे करवा रहा हूँ, इतना लेवल बस लेब स्ट्रेन के लिए काफी है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना। ठीक है, और मैं आपको न्यूमेरिकल भी आपको ऐसे इजी मतलब ऐसे नहीं कि मैं कोई वैल्यू दे के पुट करवा के, क्योंकि भाई कैलकुलेशन करनी सभी को आती है। ठीक है, अगर मैं दे दूंगी बताइए लंबवत बल का मत इतना, आर इतना है, तो आप क्या एफ और आर का गुणा ही तो करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा लॉजिकल सवाल हो तो उसको मजा आए, फिर कैसे करना वो मजा आता है। ठीक है, वही तो है कॉन्सेप्ट फिजिक्स, समझ गए। सिंपल सी बात मैं बताता हूं, देखो रटने को तो आप कुछ भी रट सकते हो, आपको बहुत सारे टीचर ऐसे भी होंगे जो रटवा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, लेकिन एक चीज होती है कॉन्सेप्ट को फील करवाना। ठीक है, मैं वही काम करवा रहा हूं आपको, इस टाइप के एग्जाम्पल करवा के आपको जो कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, तो तीनों पॉइंट बताए, उनको कॉन्सेप्ट को फील करवा रहा हूँ कि एक्चुअली में चीज होती क्या है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो टाउ एक्चुअली में क्या हो जाएगा, टाउ जेड आर क्रॉस एफ, आर कितना आया, यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप क्रॉस जे कैप में क्या, एम जी माइनस जे कैप। यहां देखोगे एक्चुअली सभी का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, यू एम जी टी, यू एम जी और टी कॉस थीटा, यू एम जी टी कॉस थीटा, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, लेकिन माइनस और है, यानी कि माइनस के कैप। ये हो जाएगा टाउ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड। समझ गए, तो जेड के सापेक्ष में आ गया। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे हुआ, ये वाई थी, ये एक्स है,
ये जेड है, ठीक है। अब सिंपल सी बात, ये सीन है। अब फोर्स हमेशा mg लग रहा है ऐसे, तो mg x को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। y के किस में है, पैरेलल में, तो ओनली फॉर ये क्या है, z के लंबवत भी है, ठीक है, और इसको कट भी नहीं कर रहा। तो यानी कि इस यहां कोई वस्तु होती तो उसको ये घुमाता, इस एक्सिस पे यदि गेट लगा होता, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई गेट लगा हुआ है, यहीं पे गेट लगा, तो इसको आप ऐसे खींचते तो गेट घूमता ऊपर नीचे, आप ऊपर नीचे से घुमा सकते, समझ गए इस गेट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये गेट होता, तो इसको आप नीचे बल ऐसे नीचे लग रहा है mg हमेशा, तो mg इसको ऐसे घुमा सकता था, mg इस गेट को घुमा सकता था, ठीक है। और ये अगर गेट इस y के रेस्पेक्ट में होता तो क्या mg इसको घुमा पाता, नहीं, ठीक है, mg घुमा नहीं पाता, क्योंकि नीचे लगता तो ये घुमा नहीं पाता। और यदि इस x के रेस्पेक्ट में होता तो भी ये घुमा नहीं पाता। किस केस में घूम रहा है, सिर्फ इस वाले केस में, z एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जितना पॉसिबल था आपको सब कुछ चीजें जो मेरे पास थी उसे समझाने की आपको पूरी कोशिश की है मैंने, और उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए एक और शानदार सवाल, ये कह रहा है कि भाई ये क्या है, नत्तल है, यानी कि जो स्लोप टाइप होता है ना कोई सरफेस, ये ठीक है, स्लोप टाइप ऐसे बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कोई ये क्या है, चकती है, डिस्क है, क्या है, डिस्क आपको दी, जिसका मास कितना m है, रेडियस कितनी है, r है। अब ये बोल रहा है कि ये चकती क्या यहां से छोड़ दी, चकती से मूव करती हुई नीचे आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई पॉइंट है ए जहां से कोई एक्सिस पास हो रही है, ये यानी कि चकती के जो तल है उसके लंबवत व नत्तल व संपर्क बिंदु से गुजरती है, यानी कि जो नत्तल है और चकती दोनों के जहां पे कांटेक्ट होता है वहां से ये एक्सिस पास होती है, ये वाली एक्सिस, इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, ये वाली एक्सिस लंबवत, ठीक है, ये वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको गुरुत्वाकर्षण बल का बल आपको निकालना है। तब आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा यहाँ पर mg। गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे क्यों लगेगा भाई, क्योंकि हमेशा पता है, एक बात साइड में लिख लेना कि गुरुत्वाकर्षण बल का क्रिया बिंदु क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो क्रिया बिंदु होता है वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र, लिख लेना साइड में लाइन, ठीक है। जो यदि गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो कहां लगता है, सेंटर ऑफ मास पर। गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर। तो ये इसकी चकती है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां होगा, यहां पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। यहां पे जो फोर्स लगेगा एक्चुअली में mg, ठीक, mg फोर्स लगेगा, तो ये देखो कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर। तो इसके कारण आपको इस ए एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इस ए एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या टॉर्क आएगा, ठीक है, क्या बल आगुण आएगा वो निकालना है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, यदि ये mg है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके दो घटक करेंगे, एक तो घटक ये वाला, दूसरा घटक ये वाला, ठीक है। यदि ये एंगल थीटा, ये एंगल का थीटा है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यही होगा, ये एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई समांतर है। पहले अगर ऐसा कुछ होता है, ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, सेम ही होंगे, ये लाइन देखिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। तो इस mg का, mg 90 पास वाला घटक क्या cos थीटा होता है, तो mg, ठीक है, mg cos 90 माइनस थीटा, इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, तो एक्चुअली में हो जाएगा ये mg sin थीटा। और इस दूर वाले को लिखोगे आप mg sin 90 माइनस थीटा, तो एक्चुअली में ये क्या बन जाएगा cos थीटा, mg cos थीटा। अब देखो क्योंकि इसका ये कंपोनेंट है mg cos थीटा, वो क्या कर रहा है, इस एक्सिस को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करेगा, कट करेगा, ठीक है। तो इसके कारण कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो mg cos थीटा के कारण क्या होगा, टॉर्क जीरो, टाउ जीरो, इसके कारण क्या होगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके कारण आएगा क्यों, क्योंकि एक्सिस यहाँ पर है और फोर्स ऐसे लग रहा है, लंबवत लग रहा है, वो कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू mg sin थीटा, mg sin थीटा फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कौन सी वाली, ये वाली क्या r है, ये हो जाएगा r, ये आ जाएगा टाउ, टाउ इज इक्वल टू mg sin थीटा और r, ठीक। और अगर क्या होगा, जो जैसे कि इसका जो घूमने का डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो देखो जो दूरी की दिशा में उंगलियां ले जाओ,
4 की दिशा में घुमाओ, फोर्स इस साइड है, तो यानी कि इस साइड लगेगा, ठीक है। किस साइड जाएगा? इस साइड, माइनस के, ठीक है। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये mg साइन थीटा r और ये माइनस के, समझ गए? बात क्लियर? ठीक है। ये देखो सिंपल सी बात है, आपको ये जो डायरेक्शन निकल तो आई गया होगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दूरी r है किसी पॉइंट से, ठीक है। कोई भी पॉइंट लो या अक्षर ले लो, कोई भी, ये इसको भी पॉइंट मानो या अक्षर मान लो। बात ये यदि कोई फोर्स F1 है, ठीक है, ये फोर्स F2 है, ठीक है, तो F1 किस साइड घुमाएगा? ऐसे, ठीक है। तो जो दूरी है ना r की दिशा में, अंगुलियां ले जाओ, इस साइड करो तो अंगूठा जो शो करेगा वो किसको शो करेगा? इस साइड। F1 की दिशा तो क्या आएगी? माइनस के अंदर की तरफ। जबकि F2 के लिए देखो तो दूरी की दिशा में ये ले जाओ, ठीक है, तो अंगुलियां इस साइड मोड़ो, तो F2 तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इसके कारण के क्या, यानी कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सब कुछ ये निकालना, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई वेक्टर फॉर्म में लेने का काम ही नहीं है, इसे डायरेक्ट निकाल के फिर भी आप दिशा निकाल सकते हो, डायरेक्शन क्या होगी। बात क्लियर? चलिए, तो यहीं पर ये आज का टॉपिक होता है खत्म। ये था एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फोर्स कपल, ठीक है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।